बीहड़ का सन्नाटा और एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कभी उत्तर भारत की हवाओं में भी खौफ तैरने लगता था, फूलन देवी। आज के इस खास विश्लेषण में हम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उस खौफ के पीछे छुपे गहरे दर्द और एक डार्क सिनेमैटिक कहानी की तहों को खोलेंगे। आइए इस कहानी के हर पन्ने को पलट कर देखते हैं। अखबारों के पन्नों और दुनिया ने उन्हें खौफनाक नाम दिया, बैंडिट क्वीन। लेकिन सच मानिए, कोई भी इंसान पैदाइशी बागी नहीं होता है। इस कुख्यात नाम बीहड़ की धूल और बंदूक के धुएं के पीछे जो असलियत थी ना, वो उस छवि से बहुत अलग और डरावनी थी जिसने इंसानियत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। एक बहुत गहरी बात है, कभी कभी समाज का अत्याचार इंसान को इतना तोड़ देता है कि वो खुद डर बन जाता है। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। हम यहां सिर्फ एक डाकू की कहानी नहीं खंगाल रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गरीबी, बेहिसाब अपमान और सीने में धधकती बदले की आग ने एक बेबस सी लड़की के हाथों में हथियार थमा दिए। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का एक बेहद छोटा सा गांव, गोरहा का पुरवा। ये वही जगह है जहां से इस भयंकर गुस्से के बीज बोए गए थे। एक बेहद कमजोर लड़की के बागी बनने की शुरुआत यहीं से हुई थी। ये सफर सच में बहुत दर्दनाक है। साल 1963 एक बेहद गरीब मल्ला परिवार में उनका जन्म होता है। सोचिए, बचपन क्या होता है ये समझने से पहले ही महज 10-11 साल की बच्ची को पुत्तीलाल नाम के एक बड़ी उम्र के आदमी से ब्याह दिया गया। वहां उसे भयानक घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। और फिर आता है 1979 का वो मनहूस साल, जब उस पर चोरी का झूठा इल्जाम मढ़ दिया गया। पुलिस स्टेशन की उन खौफनाक रातों में उसे जिस शारीरिक और मानसिक यातना से गुजरना पड़ा, उसने एक बच्ची की रूह को पूरी तरह कुचलकर रख दिया। उस दौर की कड़वी सच्चाई कुछ ऐसी थी। एक गरीब गांव की लड़की जिसकी अपनी कोई आवाज ही नहीं थी। जब उस छोटी सी लड़की ने अपने ही पिता की थोड़ी सी जमीन के लिए गांव के रसूखदारों और दबंगों की आंखों में आंखें डालकर अपना हक मांगना चाहा, तो बदले में उसे बेरहमी से पीटा गया। और जब वो किसी तरह मायके लौटी तो न्याय तो दूर की बात, उसे सिर्फ ताने मिले। उसे हमेशा के लिए डर और एक ना खत्म होने वाली हिंसा के साये में धकेल दिया गया। और यहीं से ये कहानी एक नया, एक बेहद खतरनाक मोड़ लेती है। अब हम चंबल की उस अंधेरी, कानून विहीन दुनिया में कदम रख रहे हैं, उस बीहड़ में जहां दिन के उजाले में भी इंसान जाने से कांपता था। यहीं से एक डरी सहमी लड़की का एक ताकतवर बागी में बदलाव शुरू होता है। बीहड़ों में उसे विक्रम मल्लाह का साथ और संरक्षण मिला। विक्रम के ही साये में उसने बंदूक का ट्रिगर दबाना सीखा, घोड़ों की लगाम कसना सीखा। सभ्य समाज ने उसे जो पनाह नहीं दी, वो पनाह उसे चंबल की इन खुरदरी घाटियों ने दी। अब वो लड़की खुद की हिफाजत करना सीख रही थी। लेकिन बीहड़ों का एक उसूल है, वहां वफादारी की उम्र बहुत छोटी होती है। एक बार फिर वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी गई। जिसने उसे बचाया, जिसके साये में उसने जीना सीखा, उसी के छिन जाने के बाद उसे भूखे भेड़ियों जैसे दुश्मनों के बीच अकेला छोड़ दिया गया। इसके बाद जो अमानवीय अत्याचार उसके साथ हुए, वो इतने भयानक थे जिन्हें शब्दों में पिरोया तक नहीं जा सकता। अपने इकलौते रक्षक को खोने और उसके बाद असहनीय जुल्म सहने का नतीजा क्या हुआ? उसके अंदर प्रतिशोध की, बदले की एक ऐसी आग भड़क उठी जिसे बुझाना अब दुनिया की किसी ताकत के बस में नहीं था। यही वो मोड़ था जहां से वापसी के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। अब वो कोई पीड़ित लड़की नहीं थी, वो तबाही का एक तूफान बन चुकी थी। और भारत के इतिहास की सबसे खौफनाक घटना की नींव इसी बेइंतहा दर्द और गुस्से से रखी गई। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसने पूरे देश की रूह कंपा दी थी। बिना किसी भावना में बहे, बिल्कुल निष्पक्ष होकर उन तथ्यों को देखते हैं। साल 1981, बेहमई गांव। एक बिल्कुल साधारण सी शाम। गांव के लोग अपने अपने घरों में थे। ढलते सूरज के साथ एक अजीब सी शांति थी। तभी अचानक उस खामोशी को चीरते हुए कुछ हथियारबंद लोग गांव में दाखिल होते हैं। हर तरफ दहशत फैल जाती है और उन बंदूकों के ठीक बीचों बीच खड़ी थीं फूलन देवी। गांव के पुरुषों को घरों से बाहर निकाला गया। कुछ ने जान बचाकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन दबोचे गए। उन सभी को एक लाइन में खड़ा किया गया और फिर सिर्फ गोलियों की गूंज। कुछ ही मिनटों के अंदर पूरा गांव चीखों से भर गया। जमीन खून से लाल हो गई। ये एक ऐसा खौफनाक पल था जिसने रातों रात पूरे भारत को, पूरी सत्ता को नींद से झकझोर कर रख दिया। इस नरसंहार के बाद जो हुआ वो भी कम हैरान करने वाला नहीं था।
एक तरफ सरकार ने हजारों पुलिसकर्मियों की फौज चंबल के बीहड़ों में उतार दी। देश का सबसे बड़ा तलाशी अभियान शुरू हो गया। लेकिन दूसरी तरफ थी फूलन देवी, जो बीहड़ों के चप्पे चप्पे, हर गुफा, हर पगडंडी को जानती थी। अपनी इसी समझ का इस्तेमाल करते हुए वो सालों तक इतने विशाल पुलिस बल के हाथों से फिसलती रही। चंबल की हर घाटी मानो उसकी ढाल बन गई थी। इस खौफनाक दौर के बाद इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी शायद ही किसी ने अपने ख्वाब में भी कल्पना की होगी। एक बिल्कुल नया अध्याय। साल 1983। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा दिन जब एक बेहद नाटकीय दृश्य दुनिया के सामने आया। हजारों लोगों की भीड़, हर तरफ कैमरे, और उनके बीच लाल रंग के कपड़ों में लिपटी फूलन देवी हाथ में राइफल लिए आती है और सबके सामने हथियार डाल देती है। ये आत्मसमर्पण उस वक्त पूरे देश की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली खबर थी। ये सफर किसी चमत्कार या किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना? जरा सोचिए, एक तरफ वो बेबस लड़की थी जिसकी आवाज गांव के दबंगों ने बेरहमी से कुचल दी थी, और दूसरी तरफ सालों जेल की सलाखों के पीछे काटने के बाद वही महिला भारत की संसद में एक चुनी हुई सांसद बनकर बैठती है। एक खामोश कर दी गई लड़की से देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर तक का यह सफर सच में अकल्पनीय है। उसने उसी व्यवस्था का हिस्सा बनकर अपनी जगह छीनी जिसने कभी उसे हाशिए पर फेंक दिया था। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और अब हम इस कहानी के उस अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं जो उतना ही अचानक और हिंसक था जितनी खुद ये पूरी कहानी रही है। दिल्ली, 25 जुलाई 2001 की वो मनहूस दोपहर। देश की राजधानी की सुरक्षित मानी जाने वाली सड़कें और उनके ही घर के ठीक बाहर कुछ लोगों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, और इसी के साथ एक असाधारण, खौफनाक और अनगिनत संघर्षों से भरी इस दास्तान का अचानक अंत हो गया। कितनी अजीब बात है ना? जिस बंदूक से उनकी कहानी ने रफ्तार पकड़ी थी, उसी बंदूक ने उनकी कहानी पर हमेशा के लिए विराम भी लगा दिया। आज भी, इतने सालों बाद भी, उनकी विरासत हमारे समाज को दो साफ हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ कई लोगों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक खतरनाक अपराधी थीं जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और बेरहमी से जानें लीं। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़े वर्ग के लिए वो अन्याय और जुल्म के खिलाफ डटकर खड़ी होने वाली एक मजबूत प्रतीक थीं। हम यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। हमारा काम है इस जटिल सच्चाई के दोनों पहलू पूरी निष्पक्षता से आपके सामने रखना। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या समाज की क्रूरता ने ही उस मासूम लड़की को बैंडेड क्वीन बनाया? जब हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था कमजोरों को न्याय देने में पूरी तरह फेल हो जाती है, तो क्या हिंसा उसका एक स्वाभाविक लेकिन खौफनाक नतीजा बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी हमारे और आपके दिमाग में गूंजता रहता है। इस पूरे विश्लेषण को देखने और समझने के बाद इस सवाल का जवाब अब हम आप पर छोड़ते हैं।